बच्चों, this is Sumit. Again, I welcome you all on our beautiful सा platform CGA, जहां हम बात कर रहे हैं अपने क्लास 9th के चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। आशा करता हूं यार आप सब पिछली वीडियोस को देखकर आए होंगे, है ना। और हमारी इस वीडियो में अब आप लोग आगे टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज, जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है पिछली वाली, वो उसको जाके सबसे पहले देखो यार। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुम सबसे कि कुछ मत करो यार, बस एक सब्सक्राइब कर दो जाके। वो तुम्हारे लिए फायदा है, हमारा क्या फायदा उसमें? हमारा कुछ फायदा है क्या? देखो, बिल्कुल फायदा नहीं है उसमें। फायदा तुम्हारा, क्योंकि पढ़ना तो तुम्हें ही है ना, हमें क्या, हमें तो सिर्फ पढ़ाना है ना। तो कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा एक सब्सक्राइब का बटन है तुम्हारे पास, उसको जाके बेल आइकन के साथ प्रेस कर देना और हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पे हमारी सबसे पहले मतलब सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। हाँ बिल्कुल, आप हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो कि सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन। देख लेना, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच्ची बात है, ठीक है। अब अगर बात करें यार अपनी आगे के टॉपिक्स में, हमने अब तक पिछली वीडियोस में काफी कुछ पढ़ा है ना। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली हम क्या पढ़ रहे थे, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ रहे थे। अगर जिसने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आई होप उस बच्चे को इस बारे में भी पता होगा। तो हम कह रहे, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स पढ़ रहे थे, तो जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसका बेस बनाते हैं। मतलब हम किस किस बेसिस पर हम किसी चीज को क्लासिफाई करेंगे। तो हम इसी तरह से अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम सेल्स को भाई क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सेल्स का, ताकि और क्या करके उनका अलग अलग बेसिस बना के, है ना। इवन हम कर रहे हैं क्या, आज कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और आज तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ, आज का जो टॉपिक हमारा शेप एंड साइज ऑफ द सेल। अब तक जो आपने पढ़ा था वो आपने न्यूक्लियस के प्रेजेंस के बेस पे पढ़ा था। न्यूक्लियस कैसा होता है ना, और किसके बेस पर अगर न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या कहेंगे, अगर न्यूक्लियस एब्सेंट हो तो हम उसको क्या कहेंगे। सारी बातें हमने कर ली थी, आज हम वो बातें नहीं दोहराएंगे। आज हम अपना नया टॉपिक करेंगे और इस टॉपिक को फिर से एक बार कहूंगा, स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, उसमें जाके कमेंट कर दो प्यारे प्यारे से। कोई भद्दे कमेंट मत कर लेना, प्यारे प्यारे कमेंट करो, कितना प्यारा माहौल बन जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या करना है, तुम्हें सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करे बगैर जाना मत, पूरी वीडियो देखे बगैर जाना मत, ठीक है। और बिल्कुल यार, आज हम समझने वाले, क्या समझने वाले हैं फिर, ऑन द बेसिस ऑफ, हम शेप और साइज के बेस पे हम सेल का क्लासिफिकेशन समझने वाले हैं। अब यार देखो, सीधी सी बात है, हमारी इतनी बड़ी बॉडी है ना, जरूरी थोड़ी सिर्फ हमारी बॉडी, कितनी सारी हम बॉडीज देखते हैं, है ना। अपने पूरे एनवायरमेंट के अंदर हम अपनी बॉडीज भी देखते हैं, हम किसी दूसरे जानवर की भी बॉडी देखते हैं, देखते नहीं देखते। वो दूसरा जानवर आपका दोस्त भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जाके देखना, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो हमारी बॉडीज है ना, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, इसमें एक सेल से तो हमारा हम मिलकर बने ही नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे सेल्स है ना, बिलियंस ऑफ सेल्स है। इन बिलियंस ऑफ सेल्स में क्या सारी सेल क्या सिमिलर है क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर तो हम उसी बेस पे हम चीजों को पढ़ने जा रहे हैं कि भाई हमारे अंदर ये अलग अलग सेल कर क्या रही है ना, और क्यों एक जैसी नहीं है। अगर एक जैसी होंगी तो क्या होगा, अगर एक जैसी नहीं होंगी तो क्यों नहीं है, ऐसा क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग सेल मिलकर क्या कर रहे हैं, एक जैसी सेल क्यों नहीं हो सकती थी हमारे शरीरों में, ठीक है। तो हम सब इसी की बात करेंगे। अच्छा, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर याद रहे, नंबर ऑफ सेल एक जैसी नहीं होकर डिफरेंट हो सकती है, अभी हमने यही बात कहा। अच्छा, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी जो सेल का शेप हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है। मतलब क्या है, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर तो सेल का शेप तो वेरी करता ही है, सेल का साइज भी वेरी करता है, मगर साथ ही साथ क्या होता है भाई, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी जो शेप होती है सेल की, या फिर जो साइज ऑफ द सेल होता है, वो भी क्या करता है, वेरी करता है। आई होप यार इतना तो आपको समझ में आया होगा। आओ अब हमने जो जो लिख रखा है एक बार उसको पढ़ लेते हैं फटाक से, कोई ज्यादा बड़ी चीज तो है नहीं ना, ठीक है। तो आओ पढ़ लेते हैं यार, क्या लिखा हुआ है, सेल्स आर वेरियस शेप एंड साइज। मतलब सेल जो होती है ना भाई, वो क्या होती है, अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की होती है ना। ये अलग अलग शेप और अलग अलग साइज की सेल क्या करती है, देखो, these cells varies according to their function and position। मतलब क्यों है ये जो सेल का शेप है ये अलग अलग क्यों है, कैसे ये अलग अलग है? तो हमने बोला भाई ऐसा है कि जो ये सेल्स जो वेरी करती है ना, ये अकॉर्डिंग किसके बेस पे, तो हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड पोजीशन। मतलब क्या है इसका, कि अगर हम ये कहें कि भाई सारे के सारे का सेम फंक्शन करती होंगी सेल की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन,
जो सेल अलग अलग फंक्शन कर रही है, तो इस बेस पे सेल का भी शेप और साइज अलग अलग कर दिया है ना। चलो और बात कर लेते हैं यार। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल में WBCs है हमारी, जिनका शेप कोई फिक्स तो नहीं होता है, वो एमीबॉइड शेप की हो। जैसे अमीबा की कोई शेप फिक्स होती है क्या? नहीं होती ना। तो ऐसे हम क्या बोलते हैं कि जैसे हमारे अमीबा की शेप फिक्स नहीं है, इसका मतलब वो अमीबा क्या है, इरेगुलर शेप का होता है। ऐसे हम इसकी भी शेप को क्या बोलते हैं बेटा, एमीबॉइड शेप बोलते हैं। आई होप यार तुम्हें इतना समझ में आएगा, और समझ आ रहा तो जाके लाइक का बटन दबा दो भाई, क्या जा रहा है तुम्हारा, है ना। आओ बात कर लेते हैं आगे न्यूरॉन सेल की, है ना। अच्छा तो हम बात करेंगे न्यूरॉन सेल की। तो न्यूरॉन सेल क्या करती है भाई? अच्छा WBC कौन सी सेल है हमारी इम्यून होस्ट सेल्स है ना, ये जो हमें क्या बचाती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। किससे किससे प्रोटेक्ट करती है, जल्दी बताओ कमेंट में बता दो, इतना तो पता होगा। ठीक है, आओ बात कर लेते हैं आगे न्यूरॉन सेल की। तो न्यूरॉन सेल देखो, अच्छा वही देखो इसकी शेप कैसी है, इरेगुलर सी है, एमीबॉइड शेप है। अच्छा इरेगुलर शेप को हम एमीबॉइड शेप बोल रहे हैं। अब हम कह रहे हैं ये देखो नर्व सेल को, नर्व कितना अच्छा डायग्राम है ना बेटा। कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, ठीक है, आप लोग में से कोई मजाक नहीं उड़ाने वाला। आओ तो आगे समझ लेते हैं हम क्या कह रहे हैं भाई। हमारे पास न्यूरॉन है, नर्व सेल है। ये नर्व सेल देखो लॉन्गेस्ट सेल है, इससे तो कितनी बड़ी सेल है ना। और इसकी शेप देखो कैसे जुल्फी निकल रही है इसकी, है ना। कैसे यहाँ पे छोटे छोटे अंगूर लगे हुए हैं। क्या ये अंगूर है? नहीं, हम आगे पढ़ेंगे इनको क्या कहते हैं, पूरा स्ट्रक्चर हमें डिटेल में पढ़ना, बट अभी नहीं पढ़ेंगे कुछ भी। अभी सिर्फ इतना पढ़ेंगे भाई दोनों की शेप क्या है, अलग अलग है। अब इसका काम क्या है भाई, हमारी इम्यून होस्ट सेल है, हमारे पैथोजेंस को या फिर जो भी हमारे ऐसे फॉरेन सेल्स आती है हमारी बॉडी में, उसको क्या करती है, खत्म करने का काम करती है ना। तो हमारे पास इसका काम तो देखो, हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, हमारे इम्यून सेल्स को, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। और इसका काम क्या है, सिग्नल ट्रांसमिट करना है ना। हमें कोई चीज फील हो रही है, गरम, ठंडा, और भी टेस्ट वगैरह, स्मेल वगैरह, हम जो भी चीज सेंस कर पा रहे हैं, उन सब में कौन है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता रहता है। अभी हम देख रहे हैं तो हमें जो चीज दिख रही है, ठीक है, और कैसा वो दिख रहा है, कैसा नहीं दिख रहा है, कौन सा कलर क्या है किस चीज का, उन सब में से कहीं ना कहीं हमारी नर्व सेल ही तो है ना। तो हर जगह हमारी नर्व सेल है। नर्व सेल तो हमारी पूरी बॉडी में एक जाल की तरह बिछी हुई है ना। तो सोचो इसका काम क्या है भाई, ट्रांसमिट कर देना सिग्नल को। वहीं अगर बात करें आरबीसीज की, आरबीसीज का क्या है भाई, एक्सचेंज करवाना गैसेस का, है कि नहीं, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट करवा देना गैसेस का है। इतने सारे काम है, और देखो इसी बेस पे शेप को अलग अलग कर दिया। अच्छा जरा सोच के देखो, अगर ये आरबीसीज क्या एमीबॉइड शेप की होती तो क्या वो अपना काम कर पाती जो उसके पास आज काम नहीं कर पाती? क्यों? क्योंकि हर किसी का जो फंक्शन है वो उसके शेप के बेसिस पे हो रखा है। अगर हम देखते हैं हमारे पास ना एक कंडीशन होती है बेटा, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो शेप होती है ना सेल की, आरबीसी की, वो क्या हो जाती है, वो सिक्कल सेल की हो जाती है। सिक्कल जानते हो, सिक्कल मतलब हसिया, हसिया सुना होगा तुम सबने। हसिया क्या होता है, खेतों में उससे क्या करते हैं, घास काटते रहते हैं, वो जो खरपतवार होते हैं उनको हटाया जाता है, वीड्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो जो हसिया होता है ना, उसी शेप की सेल जाती है, तो क्या होता है, बहुत थैलेसीमिया नाम की एक बीमारी होती है, डिसऑर्डर होता है बेटा, एक जेनेटिक डिसऑर्डर। कैसा नाम का है वो, थैलेसीमिया नाम का। तो हम कह रहे हैं जो थैलेसीमिया नाम का डिसऑर्डर है वो क्यों होता है, सिक्कल शेप हो जाने की वजह से। किसका सिक्कल शेप हो जाने की वजह से, हमारे आरबीसी का। तो क्या उस वक्त पे वो डिसऑर्डर में क्या इंसान जिंदा रह सकता है? रह सकता है बेटा, एक कंडीशन में रह सकता है, बट अभी हमें उसे पढ़ना नहीं है ना। तो हम इतना डिटेल में क्यों जाने भाई, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना क्यों बर्डन लेके चले। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आगे आने वाली क्लासेस में आप जानोगे कि थैलेसीमिया क्या होता है और ये क्यों होता है, और साथ ही साथ किस कंडीशन में थैलेसीमिया वाला इंसान जिंदा रह सकता है और किस कंडीशन में थैलेसीमिया वाला इंसान जिंदा नहीं रह सकता। आगे पढ़ लेते हैं भाई। आगे हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स। अच्छा अब एक बात बताओ, ये स्पर्म सेल, ये ओवम सेल, स्पर्म सेल और ओवम सेल, अगर ये हमारे आरबीसी की शेप के हो जाए तो क्या ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो भी पाएंगे? क्या इनका पॉसिबिलिटी है कि ये इस तरह से रिप्रोडक्शन कर पाए? नहीं है पॉसिबल, है ना। तो हर किसी को अपना क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, जिसके बेस पे क्या करता है, वो अपना काम पूरा करता है ना। ऐसी हम बात करें जैसे कि अब यहां से हम इतनी पूरी जो राम कथा हमने करी, अभी राम कथा नहीं, ये सेल कथा है ना। तो इतनी जो भी हमने अभी तक सेल कथा पढ़ी, इसमें बेटा हमने एक चीज कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या है, तो इसको नोट का पॉइंट बना के हम सब अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि शेप ऑफ सेल डिसाइड्स फंक्शन व्हिच फंक्शन दे परफॉर्म। मतलब अगर कोई भी सेल का शेप है तो किसके बेस पे है, जिस बेस पे वो फंक्शन परफॉर्म करती है ना। अब देखो कुछ बातें यार जो याद रखने योग्य है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या है वो पॉइंट्स टू रिमेंबर, आओ समझते हैं। हम कहते हैं साइज ऑफ अ टिपिकल सेल, size of a typical cell in multicellular organism ranges from 2
टू 120 माइक्रोन। माइक्रोन एक यूनिट है जो बहुत छोटी यूनिट है, जो बेसिकली हम सेल की शेप को बताने के लिए कर रहे हैं, है ना, यूज। अब हम कहते हैं भाई जो लार्जेस्ट सेल है वो क्या है, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या होता है, कौन सा एनिमल होता है, कौन सा पक्षी होता है, ये हमने पढ़ा था इसके बारे में। हम शुतुरमुर्ग को जानते हैं। शुतुरमुर्ग हमारी बड़ी मुर्गी होती है। कितनी बड़ी होती है, आई होप आप सबने देखी हो, नहीं देखी हो तो चिड़ियाघर चले जाओ, इतना तो देख रहे हो कि कौन कौन से एनिमल कैसे कैसे प्रेजेंट है हमारे, है ना। फोन से थोड़ी सी, इस फोन जो तुम लोगों ने फोन को दुनिया बना रखा है, उसको छोड़ के थोड़ा घूमो फिरो, मौज मस्ती करो यार, यही जिंदगी मिली हुई है, घूमते रहो, मौज मस्ती करते रहो। पढ़ाई के साथ साथ घूमना फिरना भी बहुत जरूरी है ना। फिर अब कुछ लोग कहते हैं, क्या कह रहे हो, कि कभी तो कहा, लोग कहते हैं, कभी कहेंगे कि नहीं घूमना जरूरी है ना, और कभी भैया कहते हैं पढ़ना जरूरी है, सिर्फ पढ़ाई करो, कोई घूमने उमने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। कोई बात नहीं, कभी कभी घूमना भी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो घूमते रहा करो यार, ठीक है। लेकिन सिर्फ घूमना भी नहीं है, पढ़ना भी है साथ साथ। तो हम कह रहे हैं बेसिकली जो ऑस्ट्रिच है, ये जो शुतुरमुर्ग है, इसका जो अंडा होता है ना, ये क्या होता है, हम कह रहे हैं लार्जेस्ट सेल बोला जाता है। और कितना होता है, हम कह रहे 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 30 सेंटीमीटर वाइड होता है, और 1.4, सोचो 1.5 किलो में सब कितना 100 ग्राम कम, है ना। तुम कह रहे हैं 1.4 केजी तो इसका वेट होता है। इतना भारी अंडा, है ना, 1 किलो का अंडा, सोचने वाली, मतलब 1.5 किलो का लगभग है, ऑन एन एवरेज ले लो। तो हम कहते हैं लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। अब क्या है हमारे पास, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है हमारी बॉडी में, हम बोलते हैं नर्व सेल। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है हमारी ह्यूमन बॉडी में, कमेंट करके बता दो। जो बताएगा, कौन बताएगा, जो भी बताएगा उस बच्चे को कुछ नहीं देंगे। यहां से क्या ले लोगे तुम लोग, यहां से क्या ले लोगे ये बताओ, यहां पे आना पड़ेगा उसके लिए। तो हम लोग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी है, तो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन में भी आगे पढ़ो। फिर यहाँ पे हम आप लोगों को रिवॉर्ड दिया करेंगे, जो आंसर किया करेगा उसको एक पल्स की टॉफी मिल जाएगी, ठीक है। आओ बात कर लेते हैं। तो हम कह रहे थे लॉन्गेस्ट सेल क्या है, इज नर्व सेल। क्या कह रहे हो, तो हम खरीद के भी खा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो तो हम बात करते हैं, द लॉन्गेस्ट सेल क्या है, हमारी नर्व सेल है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं भाई हमारी स्मॉलेस्ट सेल, जिसको हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। ये पीपीएलओ की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। और क्या है, क्या कह रहे हो, मुझे पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो आपका काम है, ये आप बताओ। बताने को तो हम बहुत कुछ बता रहे हैं, कितनी देर से बता रहे हैं, तो अब कुछ आप भी बताओ यार। कमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, एक्टिव होकर पढ़ा करो, बी अटेंटिव इन द क्लास। जब भी आप क्लास में पढ़ो तो कमेंट करते रहा करो, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो ही क्यों ना हो, लेकिन आपका काम बनता है, आपका फर्ज बनता है, आपका धर्म बनता है कि जब भी आप हमारी वीडियोस को देखो, इस प्यारे से प्लेटफॉर्म की वीडियोस देखो, तो आपका ये जरूर काम है कि सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर दो, लाइक दूसरे नंबर पे कर दो, तीसरे नंबर पे कमेंट करते रहो यार, वो बहुत जरूरी है ना। आओ बात कर लेते हैं, हम क्या कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है भाई, हमारी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम लोग पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। इसमें और भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और भी कुछ बैक्टीरिया आते हैं, वो आप बताओगे यार, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। मैं साइड हो जाता हूं और आप लोग लिख लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो इस नए टॉपिक में, या फिर हमारे नए टॉपिक में, अगले टॉपिक में, नया टॉपिक तो जब होता है जब हम कोई चीज नई बनाकर पढ़ते हैं। चलो ये सब फालतू की बातें है ना। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो होता है भाई, मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल। अब हम बोल रहे हैं कि कुछ देखो, स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा है, कहने को तो बहुत छोटा है, मगर बड़ा किस केस में कह रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, काफी कुछ पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बेसिकली। हम क्योंकि पढ़ भी किसका है स्ट्रक्चर, हम पढ़ रहे हैं भाई यूकैरियोट्स का, है ना, यूकैरियोट्स का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो ये है तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ना कि बड़ा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स वर्ड इज मोर सुटेबल रादर देन बड़ा स्ट्रक्चर, है ना। आओ बात कर लेते हैं। तुम कहते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल क्या है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके है तो काफी सारी चीजें उसके अंदर, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है जो आपको हर एक सेल में कॉमन मिलेगा, वो क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा ही मिलेगा, न्यूक्लियस बिल्कुल मिलेगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो बिना मिले बात ही नहीं बन सकती सेल की।
आओ यार अब बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं भाई एक एक करके अगर इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी अगर बातें कर ली जाए, तो आओ इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहता है साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड है, एक तरह का एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। मेन हम कहते हैं भाई और क्या है, तो हम बोल रहे हैं मेन अरीना है फॉर ऑल दी सेलुलर एक्टिविटी। मतलब क्या है कि एक फ्लूइड है, एक लिक्विड पार्ट है जो क्या है सेल के अंदर भरा हुआ है ना। और क्या है, हम कह रहे हैं इसी लिक्विड पार्ट के अंदर क्या पाया जाता है, हमारी बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाई जाती है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आओ यार बात कर लेते हैं फिर, और क्या है, मेन एरिना है। व्हाट इज एरिना, व्हाट डज इट मीन। आपने सुना होगा जब बॉक्सिंग रिंग में जब फाइटर्स हमारे बॉक्सिंग करते हैं तो उतने। आओ बात करते हैं अब अपने न्यूक्लियस की। व्हाट इज न्यूक्लियस, तो हम कह रहे कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। और क्या कंटेन करता है भाई, कैरीज करता है ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कि तुम्हारी आंखें कैसी होंगी, तुम्हारे बाल कैसे होंगे, तुम्हारा शरीर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होने वाला है, ये सब कौन कंटेन करता है, तो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस कंटेन करता है। और हम क्या कह रहे हैं, कंपार्टमेंटलाइज्ड होता है, एक मेम्ब्रेन से अपने आप को क्या करता है, सेपरेट आउट करके रखता है, किससे, साइटोप्लाज्म से। वही हमने प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा था, उसने क्या किया था, उसके अंदर कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं थी, उसका न्यूक्लियस जो था वो फ्री था बिल्कुल, है ना, स्कैटर था पूरे पूरे साइटोप्लाज्म में। लेकिन इसका कैसा होता है, इसका कंपार्टमेंटलाइज्ड होता है, किससे, तो हम कह रहे हैं एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम नाम दे रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आई होप इतना भी समझ में आया होगा यार। आगे पढ़ लेते हैं, हम कहते हैं कहां पे पाया जाता है ये, तो हमारे साइटोप्लाज्म में। कहां पाया जाता है भाई, तो फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। आई होप इतना भी समझ में आया होगा। आगे पढ़ लेते हैं, अब बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने न्यूक्लियस तक खत्म कर लिया है। आई होप तुम्हें इतना समझ में आया होगा। समझ में आया होगा, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, प्यारे प्यारे। आओ आगे बात कर लेते हैं यार। हमारे पास क्या है अगला जो टॉपिक है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब हमारा नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट है ऑफ दी सेल का। और ये दिया किसने था, किसने इसके बारे में पहली बार बताया, तो हमारे सिंगर एंड निकोलसन। ये सिंगर, ये नाम है, ये असली वाले सिंगर नहीं, ये सिंगर वाले सिंगर नहीं है, ये इनका नाम है साइंटिस्ट का। अच्छा, तो इन दोनों ने हमें बताया, और इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम दिया इसको। क्या नाम दिया भाई, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आओ बात करते हैं आगे फिर। तो हमारे पास इन्होंने समझाया कि भाई कुछ ऐसा दिखता है, ये जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है ना, ये कुछ हमें इस तरह से दिखता है। जब हमने इसको जूम किया, जब हमने इसको क्या किया और ऑब्जर्व किया, और अंडर द माइक्रोस्कोप गए, हमने अच्छे से जब इनको ऑब्जर्व किया, तो हमने कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन पाई जिसके अंदर हमने बोला कि हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिल रहे हैं जिसमें क्या है, एक राउंड शेप और नीचे कुछ इसके दो पैर टाइप। तो हमने इनको नाम दे दिया भाई हेड, और नीचे वालों क्या नाम दिया भाई, टेल। याद रहे, ऊपर इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड। क्या कहते हैं भाई, फॉस्फोलिपिड। आई होप तुम्हें इतना समझ में आया होगा। अब देखो यार ध्यान से, ये जो फॉस्फोलिपिड वाली लेयर है, ध्यान से समझना, हमारे सेल के अंदर भी वाटर, सेल के बाहर भी वाटर। तो इसका मतलब कि हमारे सेल के बाहर भी वाटर है, अंदर भी वाटर है। तो जो हेड है ना, हेड क्या है, हेड को पानी से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, बहुत अफेक्शन है, बहुत लव है। तो वो क्या करता है, वो प्रोजेक्टेड होता है टुवर्ड्स दी वाटर, टुवर्ड्स दी एक्वस एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। और तुम देखोगे इसलिए दोनों के दोनों हेड क्या है, बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है। वहीं तुम टेल को अगर ध्यान से देखो यार, तो क्या है टेल के अंदर, अगर ध्यान से देखोगे तो जो टेल्स होती है ना, ये प्रोटेक्टेड होती है किससे, फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट से। जो क्या है, तो इसका मतलब हमने हेड को क्या नाम दिया, हमने भाई हेड को नाम दिया हाइड्रोफिलिक, है ना। फिलिक का मतलब प्यार, लव, अफेक्शन, इसको प्यार है भाई, पानी से मोहब्बत है। और वही टेल को हमने बोला ये क्या होती है भाई, हाइड्रोफोबिक, इसको डर लगता है ना, इसको फोबिया है पानी से। तो हम क्या कह रहे हैं, ये हाइड्रोफोबिक है नेचर में, ठीक है। आओ यार बात करते हैं, इसमें हम जो ये एम्बेडेड से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर घुसे हुए क्या है, ये होते हैं भाई हमारे प्रोटीन्स। और जो ये बाहर जो अटैच दिख रहे हैं तुम्हें, ये क्या है, ये भी प्रोटीन्स है, ये भी कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई ये जो प्रोटीन्स है, तो इसका मतलब, और ध्यान से अगर देखोगे तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स है, ये वाले प्रोटीन्स जैसे, इनके ऊपर कुछ इस तरह से तुम्हें स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट किसके ऊपर प्रेजेंट है, प्रोटीन के ऊपर ना। तो जिन भी प्रोटीन्स के ऊपर ये प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, ग्लाइकोप्रोटीन। आओ इसको थोड़ा सुंदर तरीके से लिख लिया जाए, हम क्या कहते हैं भाई, इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। आई होप यार तुम्हें इतना भी समझ में आया होगा। आओ आगे बात कर लेते हैं। तो हमारे पास दो तरह के प्रोटीन हो गए भाई, कौन कौन से, एक तो बाहर की तरफ जो अटैच है, और एक जो अंदर की तरफ धसे हुए लेयर के अंदर। तो इन दोनों को हम लोग नाम भी देते हैं, जैसे जो बाहर है उनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो अंदर वाले उनको क्या कहेंगे,
इंट्रिंसिक प्रोटीन। वेरी गुड। आओ बात कर लेते हैं यार। तो अब हम कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। यहाँ पर देखो ये एक फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ये दूसरी फॉस्फोलिपिड की लेयर है, तो दो लेयर होगी, तो हम बोल रहे हैं फॉस्फो बायोलिपिड की लेयर। आओ बात कर लेते हैं। हम कह रहे हैं प्लस में कार्बोहाइड्रेट और प्लस में किसकी बनी हुई है, प्रोटीन्स की बनी हुई है। और सुनो यार, ये हमारी क्या होती है, एक लिविंग लेयर होती है। नेचर में कैसी होती है, ये लिविंग होती है। और अगर मैं बात करूं तो कहता है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ध्यान से सुनना यार, हम कहते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब जब हमने जहां जहां सेल पढ़ा, जहां जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, वहां हमने पढ़ा कि ये क्या करती है, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से। वो हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। फिलहाल ये समझते हैं कि हमारे पास ये सेलेक्टिवली मटेरियल इन और आउट होता कैसे है। तो ध्यान से समझना, हमारे पास ये जो लेयर दिख रही है ना, कुछ तो ऐसे ही आर पार जाते हैं, और जब इसको बहुत सारा मटेरियल क्या करना होता है, इन और आउट करना होता है सेल से, तो क्या होता है, तो हमारे ये जो प्रोटीन आप लोगों को दिख रहे हैं ना, इनमें कुछ को नाम देते हैं कैरियर प्रोटीन और कुछ को हम नाम देते हैं टनल प्रोटीन। तो इन्हीं प्रोटीन के द्वारा क्या होते हैं भाई, हमारे जो मटेरियल होते हैं ये बल्क ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट, मतलब थोड़े मोड़े नहीं, बल्क में सामान आएगा और जाएगा। आई होप तुम्हें इतना भी समझ में आया होगा। तो यार इतनी चीजें हमने आज पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कशन करेंगे और फिर बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, नए नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर दो, है ना। और हम इसी तरह से मिलते रहेंगे अपनी नई नई वीडियोस में नए नए टॉपिक्स के साथ। और पढ़ते रहो यार, सीखते रहो। धन्यवाद।